नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण कुमार पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एक नया और परिचित विषय लेके आया हूं। ज़्यादातर लोग आप सब में से इस विषय से परिचित होंगे, पर जो लोग छंदों से परिचित नहीं हैं, जो लोग छंदों में कभी समस्या का अनुभव करते हैं, छंदों से रचनाएं नहीं कर पाते हैं, या फिर कौन सा श्लोक में कौन सा छंद है ये नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए छंद का भूमिकात्मक यह पहला पाठ है। इस पाठ को समझना बहुत अनिवार्य है। फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जितने छंद हैं उन एक एक छंद को एक एक छोटे छोटे पाठ में मैं आप सबके पास तक उपस्थित करूंगा। तो उस छोटे छोटे पाठ में आप एक एक छंद को देखेंगे। सबसे पहला यह पाठ है, इसमें हम केवल भूमिका जानेंगे। यह पाठ सभी पाठों के लिए आवश्यक है। अगर आप इस पाठ को नहीं देखते हैं तो आगे के पाठों में कठिनाई कुछ हो सकती है, और अगर इसे जानते हैं तो आपको छंद के विषय में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले हम छंदों के बारे में जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले कि इसकी भूमिका में कि छंद वेद पुरुष का पैर माना जाता है। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद के पैर हैं। छंद क्या है? छंद वेद भगवान के पैर के रूप में गिने गए हैं। और इस छंद शास्त्र के प्रणेता भगवान पिंगलाचार्य हैं। कहा जाता है आजकल के लौकिक युग में जो सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, उस प्राचीनतम प्रमाण के आधार पर वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। और वह जो वैदिक ग्रंथ हैं उन वेद के छह अंगों में से एक अंग है छंदः, जो वेदांग है, जो पैर के रूप में माना गया है। उस छंदः वेदांग का जो प्रतिपादक, जो प्रमुख ग्रंथ, जो प्रारंभिक ग्रंथ है, पिंगल छंद सूत्र है, उसके प्रणेता पिंगलाचार्य हैं। तो छंदस शास्त्र के प्रणेता भी उन्हें माना जाता है। छंद दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आप जानेंगे दो प्रकार के छंद होते हैं। और दो प्रकार के छंद कौन कौन से? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब ये वार्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है, ये भी समझेंगे। वार्णिक में वर्ण आपको दिखाई पड़ रहा होगा और मात्रिक में मात्रा दिखाई पड़ रही होगी। वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, आप जान लीजिए। अ, आ, ई, उ ये सब वर्ण हैं, तथा ह्रस्व दीर्घ ये मात्राएं हैं। तो अगर कोई वर्ण, कोई छंद ऐसा है जो वर्णों की संख्या के आधार पर उस छंद का संविधान बनाया जाता है, वर्णों की संख्या के आधार पर उस छंद का यदि नियम बनाया जाता है, तो वह छंद वार्णिक छंद कहलाता है। और यदि मात्राओं की संख्या के आधार पर छंद का संविधान बनता है, तो वह छंद मात्रिक छंद कहलाता है। स्पष्टता के लिए और विस्तार से बता देता हूं कि जैसे यहाँ मैंने बताया ही है कि जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है वह वार्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णों के आधार पर गणना होगी तो वार्णिक छंद कहलाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अनुष्टुभ, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, फिर शार्दुल, विक्रीडित इत्यादि जितने छंद हमारे पाठ्यक्रम में, यूजीसी के पाठ्यक्रम में, उनमें एक आर्या को छोड़कर सभी छंद वार्णिक छंद हैं। वार्णिक छंद इसलिए है क्योंकि उसमें वर्ण निश्चित होता है। जैसे अनुष्टुभ ही बता देता हूं। अनुष्टुभ में 32 वर्ण निश्चित होते हैं, 4 पाद निश्चित होते हैं, चारों पादों में 8 वर्ण होने चाहिए, ऐसा निश्चित है। मात्रा निश्चित नहीं है। आप किसी को भी गुरु, किसी को भी लघु कह सकते हैं, ऐसा नहीं। वर्णों के आधार पर इसकी गणना होती है, इसलिए इसको वार्णिक छंद कहा जाता है। इंद्र वज्रा में चारों पादों में मिलाकर 44 वर्ण हो जाएंगे, वर्ण की गणना है। प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होने चाहिए, वर्ण की गणना है। तो इसलिए ये वर्ण की गणना के आधार पर होने के कारण ये सब वार्णिक छंद कहलाते हैं। और जिन छंदों की गणना मात्रा यानी ह्रस्व दीर्घ के आधार पर होती है। ह्रस्व यानी होता है लघु और दीर्घ यानी होता है गुरु। लघु गुरु के आधार पर होता है, यानी अगर ह्रस्व है, लघु है तो एक मात्रा गिनेंगे, दीर्घ है यानी गुरु है तो द्विमात्रा गिनेंगे। तो ऐसे मात्राओं को गिन गिन कर उसके आधार पर जो छंद होते हैं वह मात्रिक छंद कहे जाते हैं। हिंदी में चौपाई, सोरठा, दोहा इत्यादि ये सब मात्रिक छंद है, मात्राओं के आधार पर चलते हैं, वर्ण की संख्या निश्चित नहीं होती। ऐसे ही संस्कृत में भी छंद है आर्या छंद, जो कि मात्रिक छंद कहा जाता है। यही अपने पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, इसलिए मैंने इसी को बताया। मात्रिक छंद क्या होता है मैंने बता दिया कि उसमें मात्राओं के आधार पर गणना होती है। मात्रा अगर ह्रस्व है तो एक मात्रा गिना जाएगा, दीर्घ है तो 2 मात्रा गिनी जाएगी, यानी ह्रस्व को लघु, दीर्घ को गुरु बोलकर
एक दो मात्राएं इस तरह से गिनेंगे और वहाँ पादों में निश्चित होता है। जैसे आर्या में ही पहले पाद में 12, तीसरे में 12, दूसरे में 18, ऐसे मात्राओं की संख्या निश्चित होती है कि इसमें इतनी मात्राएं होनी चाहिए। तो उसको हम आर्या छंद के पाठ में विस्तार से समझेंगे। पर अभी जो वार्णिक छंद आया है, वार्णिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। ये एक पहले दो छंद के 2 प्रकार मैंने बताया, मात्रिक और वार्णिक। अब मात्रिक छंद केवल आर्या है एक अपने पाठ्यक्रम में, इसलिए केवल आर्या को जाने, उसको भी मन में रखें और फिर छोड़ दें। पर वार्णिक छंद सभी हैं और उन वार्णिक छंदों में भी वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कुछ समवृत्त होते हैं। समवृत्त मतलब जिन छंद के वृत्तों में, मतलब जिन छंद में चारों चरणों में, चारों पादों में एक ही नियम चलता, यानी चारों पादों में समान संख्या में वर्ण हो, वे सभी छंद समवृत्त कहलाते हैं। मतलब चारों पादों में समान समान वर्ण रहेंगे। अनुष्टुप ले लीजिए, चारों पादों में 8-8 वर्ण। इंद्र वज्रा में सभी पादों में 11-11 वर्ण। ऐसे कोई भी छंद ले लेंगे जिनमें चारों पादों में संख्या समान है, वे समवृत्त कहे जाएंगे। तथा जिनके प्रथम पाद के समान तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद हो, ऐसे छंद अर्ध समवृत्त कहलाते हैं। यानी 2 पाद एक जैसा, 2 पाद एक जैसा। जैसे यहाँ वियोगिनी इत्यादि कहा है, पर एक पुष्पिताग्रा भी अभी याद आता है। पुष्पिताग्रा भी छंद है। अयुजि नयुग्रे फतोगकारो युज चनगो जरगाश्च पुष्पिताग्रा, ऐसा कहा गया है। मतलब पहले और तीसरे चरण का अलग संविधान है और फिर उसके बाद दूसरे और चौथे चरण का अलग संविधान है। तो वह छंद जो आधा समान होता है और जिनके सभी चरणों के वर्ण असमान हों, मतलब पहले पाद में इतने वर्ण, दूसरे पाद में इतने वर्ण, तीसरे वर्ण में ऐसे वर्ण इतने वर्ण, चौथे पाद में इतने वर्ण, ऐसे चारों पादों में अलग अलग वर्णों की संख्या का निश्चय हो, ऐसे छंद विषम वृत्त कहे जाते हैं। तो समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त हैं। अपने पाठ्यक्रम में विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त में से कोई वृत्त समाविष्ट नहीं है। ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम में वृत्त हैं वो सभी समवृत्त हैं, इसलिए हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। पर अब ये तो हो गई वार्णिक छंद की बात। मात्रिक छंद में भी हमें लघु गुरु का विचार करना पड़ता है। वो लघु गुरु विचार क्या है? तो लघु कौन सा होता है, गुरु कौन सा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस श्लोक को यदि आप समझ के रखते हैं तो आप छंद में कभी स्खलन नहीं करेंगे, छंद में कभी फिसलेंगे नहीं। देख लीजिए, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वापादान्ते गुरुर्ज्ञेयो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको लघुः। ये कहने का तात्पर्य है जो सानुस्वार हो, यानी जिसमें अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार से युक्त। यहाँ एकदम सरल शब्दों में मैंने शॉर्ट में अर्थ लिखा है। सानुस्वारो मतलब अनुस्वार से युक्त, यानी कम, खम, ये सब जो है ये गुरु माने जाते हैं। जितने भी अभी बताए जा रहे हैं वो सब गुरु माना जाता है इन सबको। विसर्गान्तो यानी जिसके अंत में विसर्ग लगा हो, जैसे अह, कह, खह इत्यादि, ये विसर्ग लगे हैं तो ये अ गुरु माना जाएगा। भले ही ह्रस्व वाला लगा हुआ है, ह्रस्व अ है, ये भी गुरु माना जाएगा। क में ह्रस्व अ की मात्रा है, फिर भी ये गुरु माना जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्गांत है। तो जो अनुस्वारांत हो या विसर्गांत हो या जो दीर्घ हो, दीर्घ यानी आ, ई, उ, का, की इत्यादि, ये सब जो कुछ है ये सब दीर्घ हैं, तो ये सब भी क्या कहे जाएंगे? गुरु माने जाएंगे। तथा जिनके पर में संयोग हो वे गुरु माने जाते हैं। अभी देख लीजिए, पर में यानी तुरंत बाद में जिस वर्ण के, चाहे वह ह्रस्व हो, जो ह्रस्व ही वर्ण क्यों ना हो, यदि उसके तुरंत बाद में संयोग यानी 2 व्यंजन वर्ण आते हैं, तो जिसके बाद में 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाते हैं, संयुक्त रूप में आ जाते हैं, वह भी गुरु माना जाता है। जैसे कृष्ण में री, यह ह्रस्व ही है, तो ह्रस्व होने के कारण यह लघु होना चाहिए था, ह्रस्वम लघु, किंतु संयोगे च के नियम के आधार पर संयोग लगा है, इसलिए तुरंत बाद में संयोग है, इसलिए यह गुरु माना जाएगा। तो ये भी गुरु है। तो युक्त परह मतलब जिसके पर में संयोग हो, जैसे कृष्ण में क्री गुरु माना गया, विष्णु में वी गुरु माना गया इत्यादि, ये सभी वर्ण गुरु हैं। और पादांत मतलब पाद के अंत में, जो 4 पाद होते हैं छंद में, चारों पादों के अंत का वर्ण वह चाहे ह्रस्व ही हो, वो भी विकल्प से गुरु माना जा सकता है। यदि छंद का संविधान कहता है कि वह अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए, पर कोई लघु का भी प्रयोग कर सकता है,
वो विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। पादांते वा गुरु ज्ञेयो, और अन्य मात्रिका लघु ज्ञेय, और उससे अन्य जो एक मात्रा वाला है वो लघु माना जाता है। तो देख लीजिए, इससे अन्य जो एक ऐसा मात्रा वाला है वो लघु माना जाता है। गुरु का चिन्ह एस जैसा होता है छंदस शास्त्र में, जान के रखिएगा, और लघु का चिन्ह ऐसे आई जैसा होता है जो कि एक मात्रा वाला होता है। गुरु कितने मात्रा का यह प्रश्न होगा तो आप कहेंगे 2 मात्रा का, और लघु कितने मात्रा का तो यह कहेंगे तो इसका मान लीजिए 1 मात्रा का। अब ये तो हो गए छंदों के कुछ सामान्य परिचय, पर छंदों में ये तो मात्रिक छंद में आप मात्रा गिनने में ये काम आ जाएगा ये नियम, सानुस्वारो विसर्गांतो वाला। पर वार्णिक छंद में कैसे वर्ण गिनते हैं, तो वर्णों के लिए गण व्यवस्था बनाई गई है। वो गण व्यवस्था भी छंद के सामान्य परिचय में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले गण कितने हैं, कुल मिलाकर 8 गण हैं, और इन 8 गणों के लिए एक ऐसा श्लोक है समाविष्ट। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। ये समझेंगे श्लोक। आदि मतलब शुरुआत में, मध्य यानी बीच में, और अवसान यानी अंत में। 3 वर्ण होते हैं। हर एक गण जो 8 गण है, 8 गणों में 3-3 वर्ण होते हैं, यानी 3-3 स्वरों का एक गण होता है, और ऐसे 8 गण बन पाएंगे। तो अब देख लीजिए, जब 8 गण होंगे 3-3 स्वरों का, तो उसमें से जिसमें पहला गुरु हो, ठीक, पहला केवल गुरु हो, आदि गौरवम, वो कौन कहा जाएगा, वो भगण कहा जाएगा। मध्य गौरव जो होगा वो जगण कहलाएगा, और अवसान यानी अंतिम गौरव जो होगा वह सगण कहलाएगा। यही स्पष्टता समझिएगा कि आदि मतलब प्रारंभ में जिसमें गुरु हो वह भगण, भ ज स, ये तीनों क्रमशः कर दिया। भगण, जगण, सगण क्रमशः प्रारंभ, मध्य तथा अवसान में गुरु को हो जाते हैं, और सभी जगह लघु रहेगा। अब जैसे मिला के देख लीजिए, भगण कहाँ है, यहाँ है भगण, उसमें आपको आदि गुरु मिल जाएगा और सभी लघु। तथा जगण आप देखेंगे तो वो मध्य में गुरु मिलेगा और सभी लघु रहेंगे। जगण यहाँ देखेंगे मध्य में गुरु और बाकी सभी लघु, यहाँ जगण है 5वें नंबर पे। और फिर उसके बाद सगण, सगण में क्या होता है, अंत में अवसान में गुरु रहेगा और सभी लघु रहेंगे। ये देख लीजिए, अवसान में गुरु है और सभी लघु हैं। इसी तरह आदि मध्यावसानेषु यरता लाघवम यान्ति, यहाँ भी ऐसे ही अन्वय लिखना है। यगण, रगण और तगण आदि मध्य और अवसान में लघु हो जाते हैं, यानी और सभी गुरु रहते हैं। तो यगण में देखेंगे आदि में लाघव रहेगा, यहाँ पहला गण देख लीजिए, पहला लघु रहेगा, बाकी सभी गुरु रहेंगे। रगण में आप देखेंगे तो मध्य वाला लघु रहेगा और बाकी सभी गुरु रहेंगे। तगण में देखेंगे तो अंत वाला लघु रहेगा और बाकी सभी गुरु रहेंगे। तो अब इसी तरह मनौतु गुरु लाघव, मगण और नगण तो केवल गुरु और लघु से बने हैं, तो यानी मगण में सभी गुरु रहेंगे, देख लीजिएगा ये रहा, और नगण में सभी लघु रहेंगे, यहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से हम गण व्यवस्था समझ सकते हैं। फिर भी यह गण व्यवस्था और सरलता से समझने के लिए ये एक सूत्र है जो समझ सकते हैं। वो सूत्र है यमा तारा जभान सलगा, या सलगम भी मिलता है पाठ, तो वो भी देख सकते हैं। तो यमा तारा जभान सलगा, ये अगर आप एक याद कर लीजिए इसी तरह, तो आप गण बना ले जाएंगे। यगण क्या किससे बनाएंगे, ये 3 का, यमाता। मगण कैसे बनाएंगे, तो माँ से शुरू कर दीजिए, मा ता रा। तगण कहाँ से बनाएंगे, तो ता रा ज। रगण कहाँ से बनाएंगे, तो रा ज भा। जगण कहाँ से बनाएंगे, तो ज भा न। फिर भगण भा न स, नगण न स ल, और सगण स ल गा। फिर ये इतने 8 गण हो गए। अब इसके बाद ल से तो गण बन नहीं पाएगा क्योंकि 3 बचे नहीं, तो इसलिए ल का अर्थ होता है लघु, गा का अर्थ होता है गुरु। ये पूरा छंद का एक सूत्र है। तो अब इस तरह से आप देख लीजिए, अब गण व्यवस्था बना लेंगे। य में यमाता मतलब पहला लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। यगण में देख लीजिए ऐसा है यमाता। फिर उसके बाद मगण में आप देखेंगे तीनों गुरु हैं, मा ता रा, ये तीनों गुरु मिल गया। इसी के बाद तगण में देखेंगे तो ता रा 2 गुरु है, फिर एक लघु ज। ऐसे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और सभी मिलाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे, पर इस तरह से आप सूत्रों की गण व्यवस्था सूत्र के आधार पर समझ सकते हैं। तो इस तरह से
हमने छंद के विषय में अभी तक सामान्य जानकारी ली। उस सामान्य जानकारी में हमने छंद क्या होता है ये जाना, तथा उसके बाद हमने देखा मात्रिक छंद क्या होता है, ये मतलब वार्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है ये जाना। और उसके बाद फिर वार्णिक छंद के 3 प्रकार जाने और उसमें लघु विचार, लघु गुरु विचार तथा गण व्यवस्था के बारे में जाना। अब इसके बाद जो अपने पाठ्यक्रम में समाविष्ट छंद हैं उन एक एक छंदों को एक एक पाठ में लेकर मैं आप सब तक उपस्थित होऊंगा। आज के इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।